हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीद कमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। याद रखिए, पॉलिटिकल लिबरलिज्म से पहले हमने जो लेक्चर किया था वो था पॉलिटिकल रियलिज्म। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। लिबरलिज्म आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लिबरलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न वेस्ट में। यानी आपको पता है कि जो लिबरलिज्म के आइडियाज़ हैं वो मोस्टली वेस्ट या यूरोप से जो है वो इमर्ज हुए थे। तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्चुअली लिबरलिज्म। अच्छा, जहाँ तक लिबरलिज्म के सेंट्रल प्रिंसिपल्स की बात है, यानी लिबरलिज्म के जो कोर अजम्पशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं, असूल जिन्हें कहें, वो कौन से हैं कोर या सेंट्रल प्रिंसिपल्स जिनको वो लिबरलिज्म जो है एडवोकेट करता है या प्रमोट करता है? तो वो फ्रीडम है, ह्यूमन राइट्स हैं, रीज़न, प्रोग्रेस, टॉलरेशन एंड नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी आर डीपली एम्बेडेड इन वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर। और आज भी वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर में अगर आप देखें तो ये जो तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं या वैल्यूज़ हैं ये डीपली एम्बेडेड हैं पॉलिटिकल वेस्टर्न कल्चर में, तमाम वैल्यूज़। अच्छा, उसके अलावा इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो लिबरलिज्म एक्चुअली ये इंटरनेशनल रिलेशंस की एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है। इससे हमारी क्या मुराद है? यानी अगर आपने रियलिज्म का जो पढ़ा है तो रियलिस्ट जो मोस्टली आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, उसमें जो है स्टेट्स के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट है, वो सस्पिशन की निगाह से देखती है हर स्टेट की एक्टिविटी को, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर एक्चुअली एक अनसर्टेनिटी है और सिक्योरिटी डायलेमा है जो स्टेट्स की तरफ कभी कभार वॉर की तरफ भी ले जाता है। वो एक इंटरनेशनल सिस्टम में आ रहे हैं, ना कि एक नेगेटिव या एक पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो हमें बताते हैं। लेकिन लिबरल्स जो है वो ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? क्योंकि वो जो है ह्यूमन राइट्स या फ्रीडम या लिबर्टी या जो है इंटरडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं। और ये डिसएग्री करते हैं रियलिस्टिक अगर इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है भी तो उस एनार्की को रिफॉर्म किया जा सकता है। और एट द सेम टाइम डोमेस्टिक लेवल पर स्टेट्स में मोनार्की को रिप्लेस किया जा सकता है रिपब्लिक से या डेमोक्रेसी से। और वहाँ पर भी जो है जब डेमोक्रेसीज आएंगी, रिपब्लिक्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द जनरल पब्लिक वेलफेयर। तो पहले लिबरलिज्म के हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं कि यानी लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ से डेट बैक करते हैं या उसके रूट्स हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कहाँ से मिलते हैं या वो कौन सा फिलोसोफर था जिसने इन आइडियाज़ को इंस्पायर किया। तो हम जब देखते हैं कि जो लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ हैं मोस्टली वो 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म जो टर्म है वो इस्तेमाल की गई थी। लेकिन अगर हम लिबरल आइडियाज़ की बात करें तो वो एक्चुअली हमें 17th सेंचुरी इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं। अब जो लिबरल आइडियाज़ थे एक्चुअली वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। पॉलिटिकल स्ट्रगल किसके खिलाफ थी? वो अगेंस्ट मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म। यानी उस वक्त जो वेस्ट यूरोप में या पर्टिकुलरली अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर जो है मोनार्की होती थी और एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी तमाम अख्तियारात किंग के पास होते थे और जो पावर शेयर करता था पोप या चर्च के साथ। तो जॉन लॉक जो है वो पहले लिबरल फिलोसोफर या कहें या थिंकर कहें वो थे जिन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट इन 1690। तो जॉन लॉक ने एक्चुअली क्वेश्चन किया उस एब्सोल्यूट मोनार्की को और उसने आर्ग्यू किया कि जो गवर्नमेंट है वो बेस करनी चाहिए इंडिविजुअल के कंसेंट पे। द गवर्नमेंट शुड बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। और किंग के पास तमाम अख्तियारात नहीं होने चाहिए बल्कि गवर्नमेंट की जो मामलात जो अथॉरिटी है वो कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। लेकिन लोग जो इंडिविजुअल्स उस स्टेट में रहते हैं उनको लिबर्टी ज़्यादा होनी चाहिए, उनको फ्रीडम ज़्यादा होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है उसकी जो अथॉरिटी है वो बेस करे किस पर? कंसेंट पर। यानी लोग जिसको चाहेंगे वही उन पर हुकूमत करेंगे, यानी कंसेंट पर जो है वो हुकूमत कायम होनी चाहिए। तो एक्चुअली जॉन लॉक के इन आइडियाज़ ने उस वक्त जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी यूरोप में या वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसको डायरेक्ट चैलेंज किया इन आइडियाज़ ने। और इसीलिए हम कहते हैं कि जॉन लॉक की जो किताब थी वो पहला लिबरल जो है ग्रेट लिबरल टेक्स्ट था। और एट द सेम टाइम उसने ये बात भी की कि रिलीजियस जो स्टेट जो है वो रिलीजन पे बेस नहीं करनी चाहिए उसकी अथॉरिटी, या मोनार्की पे नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसने कहा कि इट शुड रेस्ट ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द पीपल। और एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो प्रैक्टिस करे रिलीजियस टॉलरेशन। लिबरलिज्म आईआर में जो है वो तकरीबन 18th सेंचुरी में आया। अच्छा, लिबरल की जो है वो अजम्पशंस क्या है उनको ज़रा हम देखते हैं। तो लिबरल्स जो है एक्चुअली वॉर को वे इरेशनल वायलेंस देखते हैं। यानी उनका मानना जो है कि वॉर जो है वो एक्चुअली वो एम्बिशन है मोनार्क्स की,
यानी जो मोनार्क हैं, यानी जो किंग्स हैं, एक्चुअली ये वॉर जो है ये उनकी एम्बिशन है एक्चुअली। तो इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत है कि मोनार्की को हम रिप्लेस करें जो है विद द रिपब्लिक या विद द डेमोक्रेसी। यानी यहाँ पर ये जो है रेमेडी सजेस्ट करते हैं वो इंटरनल ऑपरेशन के लिए, वो ये कि रिमूवल ऑफ द ओल्ड रिजीम। यानी ओल्ड रिजीम से मुराद क्या है, ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उस रिजीम को रिप्लेस किया जाए किससे, डेमोक्रेसी से या फिर रिपब्लिक से। यानी रिपब्लिक या डेमोक्रेसी की बात एक ही है। तो द रिपब्लिक्स विच वर टू रिप्लेस इट वुड हैव नो रीज़न टू मेक वॉर। यानी जब तमाम कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी होगी या रिपब्लिक्स होंगे तो वॉर के चांसेस उनके दरमियान जो है बहुत कम होंगे। ओके, इट वुड हैव नो रीज़न टू मेक वॉर, तो उनके पास कोई वॉर करने का जो है कोई रीज़न नहीं होगा, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होगा। बट वुड बी फ्री टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ पीसफुल कॉमर्स, बल्कि वो स्टेट्स आपस में, वो डेमोक्रेसीज आपस में एक्चुअली कॉपरेट करके और उस कॉपरेशन के जो है बेनिफिट्स जो है वो पीसफुल मैनर में एंजॉय कर सकते हैं। वो पीसफुल कॉमर्स के जो फ्रूट्स हैं वो तमाम स्टेट जो है वो एंजॉय कर सकती हैं फ्रीली। उसके अलावा जब वो फ्री ट्रेड करेंगी, अपने आर्म्स को रिड्यूस करेंगी। आर्म्स को रिड्यूस क्यों करेंगी, क्योंकि डेमोक्रेसीज होंगी और डेमोक्रेसीज जब होंगी, रिपब्लिक्स होंगे, तो वो जो है वॉर के चांसेस लेस लाइकली होंगे। तो जाहिर सी बात है वो आर्म्स रिडक्शन की तरफ जाएंगे और इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो दुनिया में जहाँ भी लिबरल मूवमेंट्स होंगी एल्सवेयर दुनिया में, तो उनको वो सपोर्ट करेंगे। लिबरल्स जो हैं वो रियलिस्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट वेज में डिफ़र करते हैं उनसे। अच्छा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि लिबरलिज्म की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो बिलीफ इन रीज़न, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस है। यानी उनकी जो अल्टीमेट प्रायोरिटी या मेन जो पर्पज़ या एम है वो लिबरलिज्म का वही है कि दुनिया में पीस, रीज़न और प्रोग्रेस को प्रमोट करना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना और इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट करना। तो इसलिए जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि स्टेट का जो अल्टीमेट पर्पज़ या एम होना चाहिए वो इंडिविजुअल वेलफेयर होना चाहिए। वो इंडिविजुअल को स्टेट जो है एज अ सीट ऑफ मॉरल वैल्यू के तौर पर देखें। जिस तरह रियलिस्ट आर्ग्यू कर रहे थे कि स्टेट का जो सर्वाइवल है वो अल्टीमेट एम या प्रायोरिटी है स्टेट की, लेकिन लिबरल्स उससे डिसएग्री कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्टेट का जो अल्टीमेट एम या पर्पज़ होना चाहिए वो इंडिविजुअल वेलफेयर होनी चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए और स्टेट जो है इंडिविजुअल को एज अ मॉरल वैल्यू के तौर पर देखें और इंडिविजुअल्स को ट्रीट करें एज एंड्स नॉट एज मीन्स। और उसके अलावा लिबरल्स जो है इस बात पर भी जोर देते हैं, एम्फिसाइज करते हैं कि स्टेट जो एथिकल प्रिंसिपल्स को जो है एक्चुअली प्रायोरिटाइज करे ओवर द परसूट ऑफ पावर। यानी पावर परसूट करने के बजाय स्टेट जो है एथिकल प्रिंसिपल्स की जो बात करे या उस पर जो है एथिकल प्रिंसिपल्स पर ये एम्फिसाइज करते हैं। और उसके अलावा ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को जो है की बजाय इंस्टीट्यूशंस को जो है प्रमोट करते हैं या उनको फेवर करते हैं। क्यों ये आर्ग्यू करते हैं लिबरल्स के इंस्टीट्यूशंस जब होंगे इंटरनेशनल लेवल पर या किसी भी जगह पर तो वॉर के चांसेस लेस लाइकली होंगे और वॉर के चांसेस जब लेस लाइकली होंगे तो आपको मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिबरल्स मजीद आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिक्स एट ग्लोबल लेवल इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रगल फॉर कंसेंसस एंड म्यूचुअल गेन। जिस तरह रियलिस्ट आर्ग्यू ये कर रहे थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो स्ट्रगल फॉर पावर है, लेकिन लिबरल्स कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो ग्लोबल लेवल पर है ये स्ट्रगल फॉर कंसेंसस है, म्यूचुअल गेन है। Okay, it is not a struggle for power, it's not a struggle for prestige actually, rather it is a struggle for consensus and is a struggle for mutual gain. ओके, सो इन प्लेस ऑफ फोर्स, यानी वो कहता है कि फोर्स बढ़ाने के बजाय वो किस बात को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो प्रेफरेंस दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। यानी डिप्लोमेसी जो है वो प्रोवाइड करती है आपको मींस फॉर अचीविंग म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस टू अ कॉमन प्रॉब्लम। यानी आपके कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिप्लोमेसी है वो एक बेहतर टूल है। यानी बजाय कन्फ्रंट्रेशन के, बजाय कॉन्फ्लिक्ट के, आप डिप्लोमेसी के थ्रू जो है उन तमाम मसाइल को नेगोशिएशन के थ्रू, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू जो है सॉल्व किया जा सकता है एक पीसफुल मैनर में। यानी आप लीडर्स को इस काबिल बनाएं, इनेबल करें कि वो नेगोशिएट करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें एक दूसरे के साथ, ताकि उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस प्रॉब्लम को जो है पीसफुल मैनर में और म्यूचुअली जो है एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के तौर पर सोल्व किया जा सके। तो मजीद लिबरल्स ये आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक जीरो सम गेम नहीं है, बल्कि ये एक म्यूचुअल गेन है। यानी जीरो सम गेम से मुराद के जो है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। कहते हैं जीरो सम गेम नहीं है बल्कि म्यूचुअल गेन है। यानी म्यूचुअल गेन से मुराद क्या है कि जब स्टेट्स कोऑपरेट करेंगी तो एक्चुअली वो म्यूचुअल गेन होगा, दोनों को फ़ायदा होता है उस कोऑपरेशन से, अगर वो ट्रेड करती हैं तो। ओके, और उसके अलावा ये कहते हैं कि जो मोस्टली स्टेट जो है वो रिलाई करें जुडिशल मेथड्स पे, और उन जुडिशल मेथड्स पे रिलाई करें करके स्टेट्स अपने क्लेम्स को, राइवल क्लेम्स को सेटल कर सकती हैं। ओके, इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। यानी कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का जो मेथड ये बताते हैं दूसरा, वो बताते हैं जुडिशल मेथड्स। यानी जुडिशल मेथड्स ऑर्गन्स के थ्रू स्टेट्स जो है अपने राइवल क्लेम्स को जो है वो डील कर सकते हैं, उनको सेटल कर सकते हैं।
उसके अलावा ये मज़ीद आर्ग्यू ये करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके दरमियान अगर डिस्प्यूट्स होता भी है, एक तो होता कम है, अगर रेयरली होता भी है तो वॉर की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ईच साइड एक्सेप्ट्स द अदर्स लेजिटिमेसी एंड एक्सपेक्ट्स इट टू रिलाई ऑन पीसफुल मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्योंकि हर स्टेट दूसरी स्टेट की लेजिटिमेसी को जो एक्सेप्ट करती है और एक्सपेक्ट करती है कि जो दूसरी स्टेट है वो पीसफुल मीन्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पीसफुल मीन्स पे रिलाई करेंगी बजाय जंग करने की। लिबरलिज्म की तीसरी जो बड़ी अजम्पशन है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ये लिबरलिज्म की सबसे बड़ी तीसरी जो है वो अजम्पशंस है। यानी ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की बजाय, बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स की बजाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। यानी जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो वो एक्चुअली वॉर को या कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेंगी और स्टेट्स को जो है बैलेंस ऑफ पावर करना नहीं पड़ेगा, ये अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वॉर के चांसेस लेस लाइकली होंगे। उसके अलावा लिबरल जो थेरिस्ट हैं वो इस बात से तो अग्री करते हैं रियलिस्ट की कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किक है। यानी वो रियलिस्ट जो है इस कॉन्सेप्ट से अग्री करते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, अग्री करते हैं कि सिस्टम जो है वो एनार्किक है, लेकिन ये कहते हैं कि इस इंटरनेशनल एनार्किक सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है। बट इट कैन बी रिफॉर्म्ड विद इंटरनेशनल रिजीम्स। यानी इंटरनेशनल रिजीम्स है, रिजीम से क्या मुराद है, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिजीम से ये मुराद है, या जो पर्टिकुलर कुछ इदारे बनाए जाते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से इस एनार्की को रिफॉर्म किया जा सकता है। उसके अलावा जो लिबरल्स हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। यानी ये कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की मदद से फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय ऑर्गेनाइजिंग अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, और उस कलेक्टिव सिक्योरिटी को मोबिलाइज करके इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अगेंस्ट जो है वो जो अग्रेसर होता है उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकती हैं इस कलेक्टिव सिक्योरिटी की मदद से। और कलेक्टिव सिक्योरिटी का हमारे पास जो सबसे अच्छी मिसाल है वो नेटो, जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की सबसे अच्छी मिसाल है जिसमें तकरीबन 28 मेंबर कंट्रीज़ हैं। Okay, so the League's founders declared that peace was indivisible. An attack on one member of the League would be considered an attack on all. यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो बुनियादी जो फ़लसफ़ा होता है, जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो भी उस कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो भी मेंबर स्टेट्स होती हैं वो ये ज़ूम करती हैं कि किसी एक मेंबर स्टेट पे अटैक जो है वो तमाम कंट्रीज़ पे अटैक समझा जाएगा और वो तमाम कंट्रीज़ मिलकर उस अग्रेसर के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और इस तरह से जो है वो अटैक्स को या अग्रेसर को डिटर करते हैं या वॉर को जो है वो अवॉइड करते हैं थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी। लिबरलिज्म की जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है, ये थ्योरी जो है दो प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशंस देती है। यानी पहले इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि डेमोक्रेसीज जो हैं इस प्रिंसिपल से कमिटेड होती हैं कि वो अपने तमाम जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो नॉन वायलेंटली या पीसफुली रिजॉल्व करेंगी। तो उस पर एक डॉयल का जो है कोटेशन भी है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर अगेंस्ट वन अनदर। ओके, एंड दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है इस थ्योरी की, वो ये है कि द पब्लिक हु वुड बियर द कॉस्ट, यानी जंग में जो सबसे ज़्यादा या वॉर में जो कॉस्ट पे करता है वो पब्लिक पे करती है। ओके, सो पब्लिक जो है वुड बी अनविलिंग टू सपोर्ट वॉर अगेंस्ट अनदर डेमोक्रेसी। तो जो पब्लिक होगी एक दूसरी डेमोक्रेसी के खिलाफ वॉर को सपोर्ट कभी भी नहीं करेगी। So these are the two fundamental explanations of democratic peace theory and liberalism. याद रखिएगा लिबरलिज्म की जो मेजर अजम्पशंस हैं वो 3 अजम्पशंस हैं, यानी डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड इंटरडिपेंडेंस। डेमोक्रेसी को हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनलिज्म है। और इंस्टीट्यूशनल थेरिस्ट जो हैं वो रॉबर्ट कोहाने और डेविड लेक हैं। तो इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो थेरिस्ट है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका गोल ये होता है कि प्रमोट किया जाए पीस को। यानी इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पीस को प्रमोट करते हैं, वॉर को प्रिवेंट करते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, और एक इंटरनेशनल नॉर्म्स सेट करते हैं, कुछ हैबिट्स सेट करते हैं कोऑपरेशन की। ओके, जहाँ पर स्टेट्स जो हैं कोऑपरेट करके और जो है मज़ीद वॉर के चांसेस को लेस लाइकली बनाती हैं। ओके, तो इसकी जो है एक मिसाल हमारे सामने है, उस मिसाल को आइए हम देखते हैं। एक हमारे पास ट्रीटी है जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हम जो है NPT भी कहते हैं, और इसको मॉनिटर करने के लिए एक और इदारा बनाया गया था जिसका नाम है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
अब देखें, इस एनपीटी का काम ये है कि दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके प्रोलिफरेशन को रोकना, और उसके अलावा नॉट टू एक्सपोर्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, यानी जो सेंसिटिव जो टेक्नोलॉजी है या सिक्योरिटी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को रोकना दुनिया में, ठीक है। और इस प्रोलिफरेशन को रोकने के पीछे क्या मकसद है, यानी जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको किसी तरह से एश्योरेंस देना या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके, आइए इसको मज़ीद जो है हम समझते हैं मिसाल की मदद से। देखें, फ़र्ज़ करें अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसके जो नेबर्स हैं वो भी उससे थ्रेटन फील करेंगे, जो कि साउथ कोरिया और जापान है, और हो सकता है कि वो भी फ्यूचर में जो है आर्म्स रेस में लग जाएँ या उसके पावर को, नॉर्थ कोरिया के पावर को बैलेंस करने के लिए जो है वो मिलिट्राइजेशन करें या मज़ीद जो है एक आर्म्स रेस में लग जाए रीजन में। और एट द सेम टाइम अगर हम ईरान की मिसाल लें, अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो हो सकता है कि कल को सऊदी अरब भी जो है उससे पावर को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू कर दे, ठीक है। तो एक्चुअली जब एक स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेती है तो दूसरी स्टेट एक्चुअली जो है वो थ्रेटन फील करती है। ओके, तो इसलिए जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को ये ट्रीटी जो है रोकती है, ताकि एक स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर ले और जो है वो दूसरी स्टेट को थ्रेटन ना करे। ओके, तो ये एक्चुअली नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को एश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये ट्रीटी, या एक तरह से उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपकी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है एक्चुअली। और ये जो न्यूक्लियर एक्वायरिंग जो स्टेट्स होती हैं उनकी कॉस्ट वो इतनी बढ़ा देती है, यानी मुख्तलिफ जो है कोर्ट्स मेजर्स के थ्रू उन पर सेंक्शंस लगाकर, उन पर एम्बार्गोज लगाकर, ओके, कि वो स्टेट जो है फाइनली जो है उस वेपन्स डेवलपमेंट को जो है गिव अप कर देते हैं। जिस तरह हमने ईरान देखा कि उसने जो वेपन्स जो है न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका के साथ 2015 में, और हमने देखा कि रिसेंटली जो है नॉर्थ कोरिया भी जो है उसके साथ भी टॉक्स चल रही हैं। तो इसलिए एक्चुअली दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड the argument of the liberal institutions that these institutions make the environment more peaceful, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशंस है एनवायरनमेंट को कोऑपरेटिव, प्रेडिक्टेबल और पीसफुल बनाते हैं और उसमें वॉर के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी जो लिबरलिज्म की जो अजम्पशंस है वो इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, याद रखिएगा जो इंटरडिपेंडेंस जो अजम्पशन है ये थोड़ी सी कमर्शियल इन जो है नेचर है, यानी ये जो है मोस्टली इकोनॉमिकल इन नेचर है। क्योंकि जो इंटरडिपेंडेंस के जो थेरिस्ट हैं वो बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम की। ओके, ये फोकस करते हैं ऑन द राइज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी स्टेट्स के दरमियान जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको लिबरलाइज किया जाए, उसको फ्री किया जाए। ओके, और उससे क्या होगा, स्टेट्स के दरमियान मज़ीद ट्रेड होगा, आपस में कोऑपरेट करेंगी, तो वो कोऑपरेशन स्टेट्स को जो लीड करेगा टूवर्ड्स द इंटरडिपेंडेंस, यानी उस ट्रेड की वजह से, उस जो एक्चुअली कॉमर्स की वजह से और स्टेट्स के दरमियान जो है एक्चुअली एक इंटरडिपेंडेंस पैदा हो जाएगा। जब इंटरडिपेंडेंस पैदा हो जाएगा, एक्चुअली इकोनॉमिक लिंक्स डेवलप हो जाएंगे, तो जो है वॉर के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि एक स्टेट का दूसरी स्टेट में इंटरेस्ट होगा, एक बिजनेस इंटरेस्ट होगा या कमर्शियल इंटरेस्ट होगा। तो एक स्टेट जो है बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो अपने इंटरेस्ट को जो है उसको जो है वो सेक्रीफाइस करके और उस स्टेट के खिलाफ जो है जंग करें। तो ये एक्चुअली जो पर्सपेक्टिव है ये थोड़ा सा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है जो कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म में आता है, और इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा आइडियलिज्म पर, यानी हम देखेंगे कि लिबरलिज्म और आइडियलिज्म में क्या बुनियादी डिफरेंस है। एक और बात, अगर आपको IR के किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। एंड please don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.